आज हम ईएमआई का दूसरा लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और ईएमआई के पहले लेक्चर में देखते हैं हमने क्या पढ़ा था। ईएमआई के पहले लेक्चर में देखते हैं हमने क्या पढ़ा था। फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था, अगर किसी भी लूप में मैग्नेटिक फ्लक्स टाइम के साथ चेंज करता है तो उसमें ईएमएफ प्रोड्यूस होगी। तो पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था, किसी भी लूप में अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करता है टाइम के साथ तो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। तो देखते हैं किसी भी लूप में मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे चेंज कर सकता है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला देखते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला देखते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स होगा बी डॉट ए। ये कोई भी एक लूप है, इसका एरिया ए वेक्टर है, इसका एरिया ए वेक्टर है। तो ये लूप की प्लेन है, ये लूप की प्लेन है। एरिया वेक्टर प्लेन की परपेंडिकुलर होगा, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन प्लेन की परपेंडिकुलर होगी, या तो बाहर की तरफ आएगी या अंदर की तरफ आएगी। तो यहाँ पे मैं एक बात नोट करनी है, एक ओपन एरिया है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स लेते वक्त हम ओपन एरिया की डायरेक्शन डिसाइड नहीं कर पाते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स लेते वक्त इस लूप की एरिया की डायरेक्शन हम डिसाइड कर सकते हैं, जो कि हम वक्त आने पे करेंगे। मैग्नेटिक फ्लक्स लेते वक्त इस एरिया की डायरेक्शन हम डिसाइड कर सकते हैं, या तो इधर आएगी या इधर आएगी। एक परफेक्ट डायरेक्शन डिसाइड कर सकते हैं, उसको हम वक्त आने पे करेंगे। तो ये एक एरिया है और स्पेस में कहीं पे भी मैग्नेटिक फील्ड है बी। स्पेस में कहीं पे भी मैग्नेटिक फील्ड है बी। जैसे एक एरिया इस तरह से ड्रॉ कर देता हूँ, एक एरिया इस तरह से ड्रॉ करता हूँ। एरिया वेक्टर अगर इधर है और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड मैं यूनिफॉर्म मान रहा हूँ, ये मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म मान रहा हूँ, हर जगह सेम है। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म लेंगे, एरिया प्लेन लेंगे, तो मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला आएगा बी डॉट ए वेक्टर। इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स टाइम के साथ कैसे चेंज करेगा, तो डॉट प्रोडक्ट को ओपन करेंगे, ये आ जाएगा मॉड ऑफ बी मॉड ऑफ ए इंटू कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, तो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड हमने यूनिफॉर्म मान रखी है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड हमने यूनिफॉर्म मान रखी है। तो एरिया का मैग्नीट्यूड और एरिया वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल। तो अगर मैग्नेटिक फ्लक्स टाइम के साथ चेंज करता है तो ईएमएफ प्रोड्यूस होगी। पूरे चैप्टर की यही कहानी है। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स टाइम के साथ चेंज करेगा तो ईएमएफ प्रोड्यूस होगी। तो मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ चेंज करने में इसमें तीन चीज़ें आ रही हैं। अगर बी टाइम के साथ चेंज करता है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स टाइम के साथ चेंज करेगा। अगर ए टाइम के साथ चेंज करता है तो मैग्नेटिक फ्लक्स टाइम के साथ चेंज करेगा। अगर थीटा टाइम के साथ चेंज करता है तो मैग्नेटिक फ्लक्स टाइम के साथ चेंज करेगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स विल चेंज विद टाइम इफ फर्स्ट बी चेंजेस विद टाइम। तो मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ वेरी करनी चाहिए। इसका मतलब हम यहाँ पे लिखते हैं टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। सेकेंड लिख सकते हैं इस एरिया का मैग्नीट्यूड टाइम के साथ चेंज कर रहा है, एरिया का मैग्नीट्यूड ए चेंजेस विद टाइम। ये कैसे चेंज कर सकता है, यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ चेंज कराना है तो कैसे करेंगे। एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे ये कोई भी करंट कैरिंग वायर है, इसकी वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से आएगी। जैसे हम दूर जाते रहेंगे मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ पोजीशन के साथ डिक्रीज करते रहेगी। तो जैसे हम इधर जाते रहेंगे मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज करते रहेगी। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आएगी एट ए डिस्टेंस x। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आएगी, अगर ये वायर इनफाइनाइट है तो b आएगा म्यू0/4 पाई 2I/x। तो अगर ये करंट कांस्टेंट है तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ बदलेगी नहीं। अगर करंट बदल रहा है तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ बदलेगी। तो अगर हम वैरिंग करंट्स लेंगे तो वैरिंग करंट्स विल डू व्हाट, दे प्रोड्यूस टाइम वैरिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो कांस्टेंट करंट क्या कर रहा है, जैसे दूर जाते जा रहे हैं
आई चेंज नहीं कर रहा है, जैसे हम दूर जाते हैं एक्सचेंज कर रहा है, तो वो क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो ध्यान रखना, जो चीज़ स्पेस के साथ चेंज करती है उसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म, जो चीज़ वक्त के साथ चेंज करते हैं उसे बोलते हैं टाइम वेरिंग, जो टाइम के साथ चेंज करेगी उसे बोलेंगे टाइम वेरिंग, जो पोजीशन के साथ चेंज करेगी उसे बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म। तो नॉन यूनिफॉर्म और टाइम वेरिंग दोनों अलग अलग चीज़ें। तो ये हमने देख लिया मैग्नेटिक फील्ड को टाइम के साथ कैसे चेंज कर सकते हैं, ये हमने देख लिया। तो करंट को अगर इंक्रीज करते हैं या डिक्रीज करते हैं, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ करंट इंक्रीज करने से इंक्रीज करेगी, करंट डिक्रीज करने से डिक्रीज करेगी। अब दूसरा देखते हैं, ए चेंजेस विद टाइम, एरिया का मैग्नीट्यूड। तो एक काम करते हैं, इसको देखने के लिए यहाँ पे एक हम रेलिंग बनाते हैं, यहाँ पे हम एक रेलिंग बनाते हैं कंडक्टिंग वायर की, इसके ऊपर एक रॉड रखते हैं, इसके ऊपर एक रॉड रखते हैं। रॉड को अगर वेलोसिटी दें तो रॉड मूव करना शुरू करेगी, तो ये लूप का एरिया, ये लूप का एरिया बढ़ेगा। अगर रॉड को इससे एक वेलोसिटी देंगे तो इस लूप का एरिया कम होगा। या दूसरा तरीका भी है, अपने पास कोई भी एक लूप है, इसको वो स्ट्रेच करें इधर इस तरह से, इसको कैसे भी स्ट्रेच करें तो इसका एरिया बढ़ा सकते हैं, इसको कंप्रेस करें इसका एरिया कम कर सकते हैं। तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करने के लिए फंडामेंटली दो तरीके हैं मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करने के लिए, या तो बी को टाइम के साथ चेंज करो या एरिया को टाइम के साथ चेंज करो। और तीसरा है थीटा चेंजेस विद टाइम, थीटा चेंजेस विद टाइम। तीसरा हम देखते हैं कि थीटा चेंजेस विद टाइम, थीटा को कैसे चेंज करेंगे टाइम के साथ। एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बी यूनिफॉर्म है और बोर्ड के अंदर है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बी यूनिफॉर्म है और बोर्ड के अंदर है। तो मैं एक रिंग लेता हूँ, इसका एरिया अंदर की तरफ मान लेते हैं, बाहर की तरफ भी हो सकता है अंदर की तरफ भी हो सकता है। तो एरिया वेक्टर की परफेक्ट डायरेक्शन है जो वक्त आने पे मैं डिस्कस करूँगा। तो एक रिंग लेते हैं, मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो फ्लक्स आ जाएगा बी डॉट ए, बी और ए के बीच में एंगल 0 है। अब एक काम करते हैं, अगर रिंग का ये डायमीटर लेते हैं और इस डायमीटर के अबाउट इसको ऐसे एंगल वेलोसिटी से घुमाते हैं, इसको इस तरह से एंगल वेलोसिटी से घुमाते हैं, तो रिंग का टाइम पीरियड आ जाएगा t इज इक्वल टू, रिंग का टाइम पीरियड आ जाएगा t इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा। तो रिंग को अपनी डायमीट्रिक एक्स की ओर घुमाते हैं, तो क्वार्टर टर्न में ये 90 डिग्री से घूम जाएगा, क्वार्टर टर्न में ये 90 डिग्री से घूम जाएगा। तो अभी तो एरिया वेक्टर ऐसे है, तो एरिया वेक्टर ऐसे रोटेट करेगा, तो बी तो इस तरह से आएगा, एरिया इस तरह से, एरिया वेक्टर जब ऐसे रोटेट करेगा बी और ए के बीच में एंगल चेंज करेगा, बी और ए के बीच में एंगल चेंज करेगा। तो इसका मतलब एंगल चेंज करने के लिए या तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बदले, या तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बदले, या एरिया वेक्टर की डायरेक्शन बदले। तो इसका मतलब बी वेक्टर और ए वेक्टर, बी डॉट ए अगर टाइम से चेंज करे कैसे कर सकते हैं, बी का मैग्नीट्यूड टाइम के साथ चेंज कर सकते हैं, तो करंट वेरी करके हम टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकते हैं। एरिया चेंज करने, इसका एरिया बढ़ाओ या कम करो, लूप को कंप्रेस करो, या इस तरह का 2 पीस सर्किट बना दो। एक एल है, यू शेप वायर फ्रेम है, उसके ऊपर एक रॉड रखो, वायर फ्रेम को फिक्स रखो और रॉड को मूव करो तो एरिया चेंज करेगा। थीटा कैसे चेंज करना है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, ये एक रिंग है, रिंग को डायमीट्रिक एक्स के ओर रोटेट करो, रिंग को डायमीट्रिक एक्स के ओर रोटेट करो तो एरिया वेक्टर रोटेट करेगा, तो थीटा चेंज करेगा। तो कहने का मतलब है मैग्नेटिक फ्लक्स विल चेंज विद टाइम इफ, तो दिस इंप्लाइज इफ एनी of above 3 happens, if any of above 3 happens, EMF will be generated in loop. If any of the above 3 happens, EMF will be generated in the loop. तो EMF प्रोड्यूस होगी, तो EMF प्रोड्यूस होगी। तो इसको जरा नोट कर लीजिएगा। तो पूरे चैप्टर में हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो इस बात को एक बार मैं फिर से डिस्कस कर देता हूँ। पूरे चैप्टर में हमारे पास सिर्फ 2 ही लॉज हैं, फैराडेज लॉ और लेंज लॉ। वैसे लेंज लॉ की जरूरत नहीं है, हम फैराडेज लॉ से भी काम कर सकते हैं, बट लेंज लॉ ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। तो फैराडे लॉ से हम इंड्यूस्ड ईएमएफ का मैग्नीट्यूड निकालेंगे और लेंज लॉ से डायरेक्शन निकालेंगे, ऐसा बुक्स में लिखा रखा। तो ईएमएफ का प्रोड्यूस होगी, हमें जितने भी क्वेश्चन आते हैं सारे पॉसिबल सॉल्व करने हैं, तो हम देखते हैं सारे पॉसिबल तरीके जैसे ईएमएफ जनरेट हो सकता है। तो फ्लक्स टाइम के साथ चेंज करेगा,
तो बी टाइम के साथ चेंज करे या ए टाइम के साथ चेंज करे या बी और ए के बीच का एंगल चेंज करे तो ईएमएफ प्रोड्यूस होगी। तो हम एक एक एग्जांपल तीनों पे लेते हैं, फिर उसके बाद हम दूसरे तरीके देखेंगे ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, और हर तरह की प्रॉब्लम हम देखेंगे। इसको प्लीज नोट कर लीजिएगा। ईएमएफ जनरेट होने के लिए या तो बी टाइम के साथ चेंज करे या एरिया टाइम के साथ चेंज करे या बी और ए के बीच में एंगल चेंज करे। तो तीन फंडामेंटल तरीके हैं, तीनों पे एक एक एग्जांपल लेते हैं और सॉल्व करके देखते हैं। उसके बाद इनके कॉम्बिनेशंस पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इनको सॉल्व करने के दूसरे तरीके देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद एग्जांपल 1। There is a parabolic wireframe given by equation y is equal to kx square and a uniform and constant, uniform and constant magnetic field B is equal to B naught K cap. A rod parallel to x-axis is moved with constant acceleration A along y-axis starting from rest at time t is equal to 0 as shown. तो ये है y एक्सिस, ये है x एक्सिस। यहाँ पे एक पैराबोलिक वायर फ्रेम है, यहाँ पे एक पैराबोलिक वायर फ्रेम है, ये एक रॉड है। शुरू का ये डिस्टेंस t इज इक्वल टू 0, इस डिस्टेंस को लेते हैं a, इस डिस्टेंस को लेते हैं a। तो x एक्सिस ये y, तो z बाहर की तरफ आएगी। तो यहाँ पे एक यूनिफॉर्म एंड कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है B नॉट। यूनिफॉर्म का मतलब हर जगह सेम, कांस्टेंट का मतलब टाइम के साथ वेरी नहीं कर रही है, टाइम के साथ वेरी नहीं कर रही है। तो एक रॉड है, x एक्सिस के पैरेलल है, पैरेलल टू x एक्सिस मूव विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन a। तो इसकी इधर इनिशियल वेलोसिटी 0 है और एक्सेलरेशन है a। इसकी इधर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है a इस डायरेक्शन में along y axis, along y axis। तो हमें निकालना है फाइंड EMF in loop formed by parabolic wireframe
एंड रॉड एंड रॉड। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे जो फ्लक्स लेंगे तो ये पैराबोलिक वायर में ये रॉड है, तो लूप जो बनेगी वो इस तरह से बनेगी, इसके अंदर का एरिया निकालेंगे। तो यहाँ पे हम इसको जरा सॉल्व करते हैं, यहाँ पे हम जरा इसको सॉल्व करते हैं। एक बार क्वेश्चन को नोट कर लेते हैं, फिर इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन में डिस्कस करता हूँ। ये पैराबोलिक वायर और इसके बीच का जो एरिया आएगा वो हम निकाल सकते हैं बड़ी इजीली। 2/3 ऑफ बाउंडेड बॉक्स से। तो इसके अंदर फ्लक्स निकालना है। तो हम यहाँ पे देखते हैं सॉल्यूशन में जो किसी भी टाइम पे फ्लक्स आएगा, तो t=0 पे डिस्टेंस a है। अगर ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन से जा रहा है, इस डिस्टेंस को a की जगह हम ले लेते हैं b, क्योंकि एक्सेलरेशन a है, इस डिस्टेंस को ले लेते हैं b। t=0 पे ये डिस्टेंस को ले लेते हैं b, तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। किसी भी टाइम पे ये रॉड कितने डिस्टेंस पे होगा, ये रॉड चलेगा हाफ एटी स्क्वायर। तो ये डिस्टेंस आ जाएगा, ये डिस्टेंस y आ जाएगा b प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तो ये एरिया आएगा, ये एरिया आएगा इस रेक्टेंगल का 2/3 होगा, इस रेक्टेंगल का 2/3 होगा। तो यहाँ पे जो एरिया आएगा, एरिया एट एनी टाइम t, ये एरिया आ जाएगा 2/3 ऑफ दिस बॉक्स। तो ये डिस्टेंस y है, तो अगर ये डिस्टेंस y है, ये x आएगा, तो आ जाएगा 2/3 ऑफ दिस एरिया y इंटू 2x। इस डिस्टेंस को लेते हैं x, इसको लेते हैं x, इस डिस्टेंस को लेते हैं x और इस डिस्टेंस को लेते हैं x, क्योंकि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे x एंड y। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लेते हैं x एंड y। तो एरिया निकालना है। ये पैराबोला के अंदर जो एरिया है, रॉड के अंदर जो एरिया है, इस रेक्टेंगल का जो बाउंडेड रेक्टेंगल है, इसका 2/3 आएगा। तो आएगा 2/3 2x इंटू y। तो अब यहाँ पे देखते हैं y इज इक्वल टू kx है। तो यहाँ तक इसको नोट करते हैं, इसको क्वेश्चन को जरा नोट कर लीजिए। आगे सॉल्व कर लेता हूँ। तो y इज इक्वल टू kx है, एरिया है 2/3 ऑफ 2x इंटू y। तो मैग्नेटिक फ्लक्स आएगा b डॉट ए, तो ये आ जाएगा b इंटू एरिया 2/3 इंटू 2 इंटू xy। तो यहाँ पे y की वैल्यू डाल देते हैं, तो ये हम देखेंगे डिवाबिलिटी कितना आएगा, वेलोसिटी डिवाबिलिटी कितना आएगा, वेलोसिटी 2 इंटू 2x। तो x आएगा अंडर रूट y बाई के इंटू y। तो ये आ जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 4/3 b y raised to power 1 plus half 3/2 divided by under root k divided by under root k अंडर रूट के। तो यहाँ पे हम EMF निकालते हैं, EMF निकालेंगे। EMF निकालना है, EMF का मैग्नीट्यूड आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ d5/dt, तो डिफरेंशिएट करेंगे, एक
हम माइनस डी फाइव बाई डी टी नहीं डालेंगे, तो हमें मैग्नीट्यूड निकालना है, तो हम माइनस को नहीं देखेंगे। तो यहाँ पे जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे डी वाई बाई डी टी, 3/2 पर आएगा, 3/2 माइनस 1 वाई आएगा इंटू डी वाई बाई डी टी। तो दिस विल बी इक्वल टू 4/3 इंटू 3/2 बी बाई अंडर रूट के वाई रेस्ट पावर हाफ इंटू डी वाई बाई डी टी। तो यहाँ पे हमें देखना है ईएमएफ कैसे चेंज कर रहा है, ईएमएफ कैसे चेंज कर रहा है। डी वाई बाई डी टी क्या आएगा, इसकी वेलोसिटी। तो t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी 0 है, t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी 0 है, तो किसी भी टाइम t पे वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, तो ये आ जाएगा 4/3 इंटू 3/2 b बाई अंडर रूट के अंडर रूट वाई इंटू वेलोसिटी। तो वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, a इंटू टी। तो यहाँ पे ईएमएफ हम सीधे ऐसे करके लिख सकते हैं। तो फिर से एक बार ध्यान देते हैं, ये डिस्टेंस है b, जो कि शुरू में मैंने गलती से a लिख दिया था। ये डिस्टेंस है b, ये रॉड जब भी ऐसे करके मूव कर रही है, जब ऊपर जा रही है, ये डिस्टेंस चेंज करेगा, तो इसके अंदर बाउंडेड एरिया चेंज करेगा। तो यहाँ पे ईएमएफ क्यों जनरेट हो रही है, b टाइम के साथ नहीं चेंज कर रहा है, a टाइम के साथ चेंज कर रहा है, b टाइम के साथ नहीं चेंज कर रहा है, a टाइम के साथ चेंज कर रहा है। a टाइम के साथ कैसे चेंज करेगा, कोई भी लूप का एक पोर्शन मूव करे, पूरी लूप ना मूव करे, कोई भी लूप का एक पोर्शन चेंज करे, तो यहाँ पे हम ईएमएफ बड़े आराम से निकाल सकते हैं। अब ईएमएफ की डायरेक्शन देखनी है लेंस लॉ से, उसको देख लेते हैं। तो इसके अंदर फ्लक्स बढ़ रहा है, इसके अंदर फ्लक्स बढ़ रहा है, तो ईएमएफ या तो इस तरह से होगा, अगर इस तरह से होता है तो इसमें करंट कैसे फ्लो करेगा, ऐसे करंट ऐसे फ्लो करेगा, तो फील्ड बढ़ेगी, यानी कि फ्लक्स बढ़ेगा। तो यहाँ पे ईएमएफ होने का कारण क्या है, फ्लक्स बढ़ना। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ फ्लक्स को कम करेगी। तो अगर ईएमएफ इस सेंस में होती, अगर ईएमएफ इस सेंस में आती, तो यहाँ पे करंट जाता ऐसे। अगर ये करंट ऐसे जाएगा लूप के अंदर, तो फील्ड जनरेट होगी ऐसे, इस फील्ड को कम करेगी। तो ये आएगी ईएमएफ की सेंस, ये आएगी ईएमएफ की सेंस। तो यहाँ पे ईएमएफ की सेंस आएगी क्लॉकवाइज। तो दिस सेंस ऑफ ईएमएफ विल बी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे सेंस ऑफ ईएमएफ इज क्लॉकवाइज। तो ईएमएफ की डायरेक्शन, अब इस बात को ध्यान से देखना, यहाँ पे मैंने ईएमएफ की डायरेक्शन निकाली है लेंस लॉ से। ईएमएफ कौन सी फोर्स की वजह से होती है, नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ईएमएफ इज एक्चुअली वर्क डन बाय नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जब हम सेकंड मेथड देखेंगे तो ईएमएफ निकालेंगे, हम लेंस लॉ लगाएंगे, विल बी आइडेंटिफाइंग नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। अगर नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आइडेंटिफाई कर ली तो डायरेक्शन तो खुद से आइडेंटिफाई हो जाएगी, उसके वर्क डन से ईएमएफ भी निकाल सकते हैं। तो हम आगे चल के फंडामेंटली वही तरीका यूज़ करेंगे। अब इसको एक बार देख के सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं, इसको एक बार देख के सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं। ये नोट हो गया होगा, इसको मिटा देता हूँ। हम लेते हैं तो अब एग्जाम्पल लेते हैं दूसरा। अब एग्जाम्पल लेते हैं दूसरा, एग्जाम्पल 2। देयर इज ए स्क्वायर loop of side A and uniform resistance per unit, length lambda, placed in xy plane, a uniform time varying magnetic
field B is equal to B naught T into K cap, जहाँ पे B naught पॉजिटिव कांस्टेंट है और T टाइम है, B naught पॉजिटिव कांस्टेंट है, T टाइम है, K cap यूनिट वेक्टर है Z एक्सिस की डायरेक्शन में, एंड यूनिफॉर्म टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड B exists in space. Find induced current in loop. तो डायग्राम देख लेते हैं, इसका डायग्राम देख लेते हैं। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, यहाँ पे एक लूप ले लेते हैं, यहाँ पे लूप लेते हैं स्क्वायर की एक साइड काफ़ी है, एक साइड ए है, और यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में, और ये मैग्नेटिक फील्ड है टाइम वेरिंग, ये मैग्नेटिक फील्ड है टाइम वेरिंग, बी कितना है बी नॉट टी के बराबर, बी नॉट टी के बराबर, तो इसके अंदर रिड्यूस करंट निकालना है। तो यहाँ पे हम साफ करके देखते हैं, पहले से इस लूप में कोई ईएमएफ नहीं है, पहले से इस लूप में कोई ईएमएफ नहीं है, ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है टाइम वेरिंग, टाइम के साथ चेंज कर रही है, हर जगह बराबर है, हर जगह बी नॉट है, तो टी 0 पे हर जगह 0 है, टी 1 पे हर जगह बी नॉट है बाहर की तरफ, टी 2 पे हर जगह पे 2 बी नॉट है, टी 3 पे हर जगह 3 बी नॉट है, तो यूनिफॉर्म है बट टाइम वेरिंग है। तो अब इसमें कोई भी ईएमएफ नहीं है, तो नेट ईएमएफ कितना आएगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ फ्लक्स चेंज करने की वजह से, तो फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या करेगी, फ्लक्स को डिक्रीज करेगी, तो हमें करंट निकालना है, करंट क्या आएगा लूप ईएमएफ बाय लूप रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं, हम निकालते हैं लूप ईएमएफ, इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ d∅dt, तो मैग्नेटिक फ्लक्स निकालते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स कितना आएगा b इंटू ए इंटू कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, तो एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में मान लेते हैं, एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में मान लेते हैं, b और a के बीच में एंगल है 0, तो cos थीटा 1 आएगा, cos थीटा 1 आएगा, तो ये कितना हो जाएगा b नॉट t इंटू ए स्क्वायर। तो यहाँ पे लूप ईएमएफ का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, ईएमएफ का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा d∅dt, तो ये कितना आ जाएगा b नॉट ए स्क्वायर। तो साफ देख सकते हैं, एरिया जितना ज़्यादा होगा ईएमएफ उतनी ज़्यादा होगी, एरिया जितना ज़्यादा होगा ईएमएफ उतनी ज़्यादा होगी, तो किसी भी लूप में एरिया जितना ज़्यादा होगा ईएमएफ उतनी ज़्यादा होगी। तो लूप करंट कितना आएगा, लूप करंट का मैग्नीट्यूड कितना आएगा ईएमएफ बाय रेजिस्टेंस, तो ईएमएफ कितनी आएगी बी नॉट ए स्क्वायर। अब इस पूरे वायर फ्रेम ये यूनिफॉर्म है, इसका रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ लैम्डा है, तो इसकी पूरी लेंथ कितनी आएगी 4a, तो नेट रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा 4a इंटू लैम्डा, तो आंसर कितना आ जाएगा b नॉट a बाई 4 लैम्डा। करंट इतना आ जाएगा, तो करंट इतना आ जाएगा। अब हम यहाँ पे देखते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन, तो फील्ड तो ऐसे है, और मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है, तो फ्लक्स बढ़ रहा है। तो अगर इंड्यूस्ड ईएमएफ इस सेंस में आती है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इस सेंस में आती है, तो इंड्यूस्ड करंट ऐसे आएगा, तो फील्ड अंदर की तरफ आएगी, इस फील्ड को कम करेगी, यानी कि फ्लक्स कम करेगी। गलती से ऐसे ले लेते हैं, अगर इंड्यूस्ड ईएमएफ इस सेंस में आती, तो इंड्यूस्ड करंट भी इस सेंस में आता, तो ऐसे फील्ड प्रोड्यूस करता है, इसको एड करता है, अपोज नहीं करता, तो ये मैग्नेटिक फील्ड बढ़ती है, तो फ्लक्स बढ़ रहा है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ फ्लक्स को बढ़ाता है, ऐसे नहीं हो सकता है, फ्लक्स बढ़ रहा है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ फ्लक्स को कम करेगा। तो इसका मतलब इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन क्या आएगी, इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन आएगी ये, क्योंकि फ्लक्स को कम करेगी। तो इंड्यूस्ड लूप करंट इज दिस एंड क्लॉकवाइज, तो इस सेकंड एग्जांपल को भी एक बार नोट कर लेते हैं, तो हमने अभी 2 एग्जांपल देख लिए, एरिया कैसे चेंज होगा, बी कैसे चेंज होगा, अब देखते हैं थीटा कैसे चेंज होगा। तो थर्ड एग्जांपल लेते हैं,
जैसे आप लेते हैं, एक रिंग लेते हैं, देयर इज ए रिंग ऑफ radius r in xy plane, a uniform and constant magnetic field, 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 B is equal to B naught K exists in space. तो यहाँ पे डायग्राम बना लेते हैं, ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, ये एक रिंग है जिसका रेडियस r है और एक यूनिफॉर्म एंड कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट बाहर की तरफ है, बी नॉट बाहर की तरफ है। तो यहाँ पे एक डायमेट्रिक एक्सिस बनाते हैं पैरेलल टू वाई एक्सिस। now the ring is rotated with constant angular velocity omega about a diametric axis। डायमेट्रिक एक्सिस का मतलब ये एक्सिस डायमीटर होगी पैरेलल टू वाई एक्सिस। फाइंड लूप ईएमएफ इंड्यूस्ड। तो एक रिंग है जिसका रेडियस आर है, शुरू में t = 0 पे एक्सवाई प्लेन में, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है आउटसाइड द बोर्ड। अब इस रिंग को इस एक्स के अबाउट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घुमाया गया, तो आपको ईएमएफ निकालना है। तो ईएमएफ निकालने के लिए अपन एक सीधा सा काम करेंगे, किसी भी टाइप का फ्लक्स लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं फ्लक्स एट एनी टाइम t, फ्लक्स एट एनी टाइम t। अभी रिंग ऐसे करके घूम रही है, तो t = 0 पे अपन एक काम करते हैं, एरिया वेक्टर कैसे लेते हैं, एरिया वेक्टर प्लेन के नॉर्मल आएगा, एरिया वेक्टर प्लेन के नॉर्मल आएगा, बी भी ऐसे है, तो t = 0 पे बी और ए के बीच में एंगल है 0। अब ये डायमेट्रिक एक्सिस के अबाउट टी टाइम में कितने रोटेट करेगा, थीटा = ओमेगा टी। तो हम लिख सकते हैं फ्लक्स एट एनी टाइम। तो जब ये रिंग डायमेट्रिक एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है तो ये नॉर्मली रोटेट करेगा, प्लेन जिस एंगल वेलोसिटी से रोटेट करेगा नॉर्मल भी उसी एंगल वेलोसिटी से रोटेट करेगा। तो टी टाइम में ये जो एरिया वेक्टर है, बी वेक्टर ऐसे रहेगा, बी वेक्टर तो इस तरह का रहेगा, एरिया वेक्टर थीटा एंगल से रोटेट करेगा। तो मैं लिख सकते हैं एरिया वेक्टर rotates in time t by angle theta is equal to omega t। तो t = 0 पे b और a के बीच में एंगल था 0। किसी भी टाइम t में b और a के बीच में एंगल कितना आएगा, थीटा कितना आएगा, ओमेगा t। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स एट एनी टाइम t कितना आएगा, b डॉट e। किसी भी टाइम पे बी तो बी रहेगा, बी का मैग्नीट्यूड तो कितना रहेगा, बी एरिया का मैग्नीट्यूड कितना रहेगा पाई r²। बी तो इसी डायरेक्शन में फिक्स रहेगी, एरिया वेक्टर कितना से रोटेट कर चुका होगा थीटा, तो ये कितना आ जाएगा cos ऑफ थीटा। तो ये कितना आएगा b पाई r² cos ओमेगा t। तो ईएमएफ का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो ये कितना आएगा d∅dt का मैग्नीट्यूड। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे, cos थीटा को टाइम से डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस साइन थीटा, तो माइनस हटा देते हैं, माइनस को हम
हटा देते हैं, नहीं तो वो भी माइनस लगाएंगे, माइनस माइनस हट जाएगा, तो मुझे तो सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालना है। तो ये कितना आ जाएगा, ओमेगा साइन ओमेगा टी। तो दिस विल बी इक्वल टू बी बाई आर स्क्वायर ओमेगा साइन ओमेगा टी। ईएमएफ इतनी आ जाएगी, ईएमएफ इतनी आ जाएगी। अभी लूप करंट निकालना है तो लूप रेजिस्टेंस से डिवाइड कर देंगे, लूप रेजिस्टेंस से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे फ्लक्स या तो बढ़ेगा या कम होगा, लेंस लॉ कैसे लगाएंगे, फ्लक्स अगर बढ़ रहा होगा, फ्लक्स अगर बढ़ रहा होगा इंड्यूस करंट फ्लक्स को डिक्रीज करेगा, फ्लक्स अगर कम हो रहा होगा इंड्यूस करंट फ्लक्स को इंक्रीज करेगा। तो एक थर्ड एग्जांपल देख लेते हैं। तो अभी तक हमने सिंगल लूप सर्किट्स देखे, तो अभी काम करते हैं, कुछ केसेस में हम डबल लूप सर्किट में देखते हैं, तो हम कर्चॉफ लॉ नहीं लगाएंगे, ध्यान रखना, इसके लिए मैंने मैक्सवेल लूप लॉ कराए थे। लूप ईएमएफ बाय लूप रेजिस्टेंस विल बी लूप करंट। तो लूप ईएमएफ कितना होगा, लूप रेजिस्टेंस बाय लूप करंट। तो टू लूप लॉ में हमने क्या लगाया था, अगर आपको याद हो, लूप ईएमएफ विल बी इक्वल टू लूप लॉस में पूरे लूप पे सम ऑफ ऑल द I1 R1, सम ऑफ ऑल द I1 R1। तो वर्क जो थ्योरम लगा के हमने जो किया था, तो हम उसको एक बार फिर से टू लूप सर्किट पे भी लगा के देखते हैं। तो टू लूप सर्किट पे भी लगा के देखते हैं। तो वर्क जो थ्योरम क्या होती है करंट इलेक्ट्रिसिटी में, वर्क डन इंटीग्रल पॉजिटिव चार्ज बिकॉज ऑल द फोर्सेस फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी विल बी टू I1 R1 प्लस I2 R2 प्लस I3 R3 एंड सो ऑन। तो उसको हम अभी टू लूप सर्किट्स के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, तो इसको नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल 4 लेते हैं। यहाँ पे एक एग्जाम्पल, चौथा एग्जाम्पल लेते हैं। in the show to loop wire frame resistance per unit length is uniform, resistance per unit length यूनिफॉर्म है, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ यूनिफॉर्म, और ये दी हुई है लैम्डा के बराबर। देयर इज यूनिफॉर्म टाइम वैरिंग, देयर इज यूनिफॉर्म टाइम वैरिंग magnetic field, there is uniform time varying magnetic field, B is equal to B naught t टाइम है और B naught पॉजिटिव कांस्टेंट है, परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ वायर फ्रेम, perpendicular to M of wire frame. Find current in each branch of circuit. तो ये टू लूप सर्किट बनाते हैं, ये टू लूप सर्किट है, ये एक लूप है, इस साइड की लेंथ a, इस साइड की लेंथ a और इस साइड की लेंथ 2 है। तो रेक्टेंगुलर वायर फ्रेम है, ये साइड a ये 3 है, ये साइड a और ये 3 है। तो
इतने ए इतने 2 है, तो रेजिस्टेंस पर यूनिट देती है। और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है इस तरह से, मैग्नेटिक फील्ड है इस तरह से, B इज इक्वल टू बी नॉट टी, बी इज इक्वल टू बी नॉट टी। तो हम देखेंगे इस लूप में भी फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है, इसमें भी कर रहा है, इस लूप में भी फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है। तो ध्यान रखना लेंज लॉ, इस लूप में फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है तो इसका लूप में इसके फ्लक्स को डिक्रीज करेगा। इस लूप में ईएमएफ इंक्रीज कर रहा है, इस लूप में फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है, तो इस लूप में फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है, इसमें भी फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है, तो इसका लूप में इसकी फ्लक्स डिक्रीज करेगा, इसका लूप में इसका फ्लक्स इंक्रीज करेगा तो इसको डिक्रीज करेगा। तो हर लूप का ईएमएफ उसी की चेंज इन फ्लक्स को अपोज करता है। तो जिस भी लूप का ईएमएफ जनरेटेड होगा तो उस लूप में फ्लक्स बढ़ रहा है तो लूप में फ्लक्स को कम करेगा, उसमें फ्लक्स कम हो रहा है उसको बढ़ाएगा। बाकी लूप्स के साथ हम उसको रिलेट नहीं करेंगे, कोई ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन। तो इसमें फ्लक्स बढ़ रहा है, इसमें फ्लक्स बढ़ रहा है, तो इसका लूप ईएमएफ अगर इस डायरेक्शन में लेते हैं तो उसकी फील्ड ऐसे आएगी, उसकी फील्ड ऐसे आएगी, फील्ड को कम करेगी। तो लूप ईएमएफ की डायरेक्शन सही है, लूप ईएमएफ की डायरेक्शन सही है। इस लूप में फील्ड इस तरह से है, तो इसका लूप ईएमएफ अगर इस तरह से आएगा, इसका लूप ईएमएफ इस तरह से आएगा तो लूप करंट इस तरह से आएगा, तो फील्ड ऐसे क्रिएट करेगा, फ्लक्स को डिक्रीज करेगा। तो इसका मतलब लूप ईएमएफ इन बोथ इज क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे देखते हैं लूप ईएमएफ इन बोथ लूप्स, इन बोथ लूप्स इज क्लॉकवाइज, इन बोथ लूप्स इज क्लॉकवाइज। ये कम करते हैं और इसको सॉल्व करने के लिए पूरे सर्किट को एक बार फिर से रिड्रॉ कर देते हैं, पूरा रिड्रॉ कर देते हैं। यहाँ पे डायग्राम इस तरह से आएगा, ये लूप, इसका लूप ईएमएफ इस सेंस में आएगा, इसका लूप ईएमएफ इस सेंस में आएगा। इसके लूप ईएमएफ को लिखते हैं E1 और इसके लूप करंट को लिखते हैं I1। लूप ईएमएफ और लूप करंट दोनों को एक ही डायरेक्शन मार्क करते हैं, लूप ईएमएफ और लूप करंट दोनों को एक ही डायरेक्शन मार्क करते हैं। इसका भी लूप ईएमएफ इस सेंस में आएगा E2, इसका लूप करंट भी ऐसे मार्क करते हैं, इसका लूप करंट भी ऐसे मार्क करते हैं। ये साइड की लेंथ A, इस साइड की लेंथ A, इस साइड की लेंथ 2 है। अब देखते हैं इसमें लूप करंट I1, इसमें लूप करंट I2। तो इस पूरी ब्रांच में करंट I1 आएगा, इस पूरी ब्रांच में करंट I2 आएगा। इस ब्रांच में इधर से करंट I1 और इधर से I2, इधर से I1 और इधर से I2। अभी काम करते हैं, लूप 1 पे वर्केजी थ्योरम लगाते हैं और लूप 2 पे वर्केजी थ्योरम लगाते हैं, लूप 1 पे वर्केजी थ्योरम लगाते हैं और लूप 2 पे वर्केजी थ्योरम लगाते हैं। तो हमने लूप करंट्स लिए, हमने यहाँ पे लूप करंट्स लिए, तो लूप करंट से ब्रांच करंट हम इजीली निकाल सकते हैं, लूप करंट से ब्रांच करंट हम इजीली निकाल सकते हैं। तो इसमें करंट आएगा I1, इसमें करंट आएगा I2। तो यहाँ पे करंट I1 और I2 ऐसे, तो इसमें करंट लिख सकते हैं I1 ऐसे और I2 ऊपर की तरफ, यानी कि I1 माइनस I2 नीचे की तरफ। तो इस पूरी ब्रांच में करंट I1, इस पूरी ब्रांच में करंट I2, तो इसमें I1 माइनस I2 ऐसे या I2 माइनस I1 ऊपर की तरफ। तो इसको जरा नोट कर लीजिए। ऊपर को मिटा के हम लूप लॉ लगाते हैं, वर्केजी थ्योरम लगाते हैं फर्स्ट लूप में, वर्केजी थ्योरम लगाते हैं फर्स्ट लूप में। तो वर्केजी थ्योरम जब भी हम फर्स्ट लूप में लगाएंगे, वर्केजी थ्योरम हम जब भी फर्स्ट लूप में लगाएंगे, वर्केजी थ्योरम हम जब भी फर्स्ट लूप में लगाएंगे, तो फर्स्ट लूप में जब वर्केजी थ्योरम लगाएंगे तो हम जाएंगे करंट की डायरेक्शन में। इस पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, इस पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। सम ऑफ ऑल द I1 R1s, सम ऑफ ऑल द I1 R1s अराउंड दिस लूप। तो हम यहाँ पे लगाएंगे वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम टू लूप 1। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है? सम ऑफ ऑल द I1 R1 विल बी इक्वल टू लूप ईएमएफ, पूरी लूप में सम ऑफ ऑल द I1 R1s विल बी इक्वल टू लूप ईएमएफ। तो एक काम करते हैं, यहाँ से यहाँ तक पूरा चलते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक I1 R1 प्लस I2 R2 प्लस I3 R3, तो सारे करंट सेम है। यहाँ पे करंट अलग आएगा, तो इसमें हम क्या करेंगे, ये पूरे में I1 ले लेंगे और इसमें I2 उल्टा ले लेंगे। तो पूरा कितना आ जाएगा, I1 इंटू दिस रेजिस्टेंस प्लस I1 इंटू दिस रेजिस्टेंस प्लस I1 इंटू दिस रेजिस्टेंस प्लस I1 माइनस I2 इंटू दिस रेजिस्टेंस। तो I1 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे I1 कितना आ जाएगा, I1 इंटू लूप रेजिस्टेंस इंटू पूरा लूप रेजिस्टेंस। तो ध्यान से सुनिएगा, I1 इंटू दिस रेजिस्टेंस प्लस I1 इंटू दिस रेजिस्टेंस प्लस I1 इंटू दिस रेजिस्टेंस प्लस I1 माइनस I2 इंटू दिस रेजिस्टेंस।
तो सब में I1 कॉमन आएगा, सब में I1 कॉमन आएगा, तो I1 कॉमन आएगा तो I1 इंटू दिस लूप रेजिस्टेंस, तो ए लैम्डा प्लस ए लैम्डा प्लस ए लैम्डा प्लस ए लैम्डा, तो ये आ जाएगा 4a लैम्डा। अभी माइनस I2 इंटू ए लैम्डा विल बी इक्वल टू लूप EMF, विल बी इक्वल टू लूप EMF, पहले की लूप EMF अब से प्रॉपर से मार्क कीजिएगा। वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम 2 लूप 2, सम ऑफ ऑल द I1 R1s विल बी इक्वल टू लूप EMF। तो यहाँ पे लिख देते हैं राइट साइड पे लूप EMF E2। तो यहाँ से चलना शुरू करते हैं सेकेंड लूप के लिए, I2 इंटू दिस रेजिस्टेंस प्लस I2 इंटू दिस रेजिस्टेंस प्लस I2 इंटू दिस रेजिस्टेंस, बेटा I1 नीचे I2 ऊपर, तो इस पूरे में I2 तो ऐसे जाएगा और I1 ऐसे जाएगा। तो यहाँ पे हम जो करेक्शन फैक्टर है तो हमने क्या किया था, इस लूप पे लगा रहे हैं तो करेक्शन फैक्टर कितना आएगा, I1 इंटू ए लैम्डा विद माइनस साइन प्लस I2 इंटू दिस कंप्लीट लूप रेजिस्टेंस इंटू दिस कंप्लीट लूप रेजिस्टेंस। तो जिसको भी ये लूप लॉ लगाने में डाउट है वो करंट लेटेस्ट के लेक्चर में जाके रेफर कर सकते हैं कि लूप लॉ कैसे लगाना है, ये वर्क एनर्जी थ्योरम कैसे लगानी है, प्लस I2 इंटू 2a लैम्डा प्लस a लैम्डा प्लस 2a लैम्डा प्लस a लैम्डा, 2 + 2 4 + 2 6 प्लस 6a लैम्डा। तो यहाँ पे हमें अब दो चीज़ें निकालनी बची हैं, E1 और E2, तो उसके बाद हम इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं, I1 और I2 निकाल सकते हैं। तो मैं बस यहाँ पे E1 और E2 सॉल्व कर दूंगा। E1 कितना आएगा, पहले लूप में EMF दिस विल बी इक्वल टू dy ऑफ, तो मैं माइनस साइन ले रहा हूँ, मैं मैग्नीट्यूड ले रहा हूँ क्योंकि साइन हमने चेक करके ड्रॉ कर दिया, dy ऑफ b नॉट इंटू dy ऑफ b नॉट t इंटू a स्क्वायर, EMF E2 will be equal to dy of b naught t into 2a square into 2a square। तो ये आ जाएगा E1 आ जाएगा, यहाँ से E1 आ जाएगा b नॉट a square और E2 आ जाएगा 2b नॉट a square। तो अगर आपको याद हो मैं इस लूप पे लगा रहा था तो इक्वेशन कैसे लिखी थी, I1 I2, इस लूप पे जब भी लूप लॉ लगा रहा था, जिस लूप पे लूप लॉ लगता है उसके करंट का कोएफिशिएंट क्या आता है, पूरा लूप रेजिस्टेंस, दूसरे करंट का कोएफिशिएंट क्या आता है जिसमें लूप लॉ लग रहा है और दूसरे के बीच में कॉमन रेजिस्टेंस कितना है, a लैम्डा माइनस a लैम्डा। सेकंड लूप पे लूप लॉ लगा रहे हैं तो I1 I2 और लूप EMF लिखना है, I1 I2 और लूप लिखना है। सेकंड पे लग रहा है तो जिस लूप पे लूप लॉ लग रहा है उसके करंट का कोएफिशिएंट पॉजिटिव आएगा और कितना आएगा, लूप रेजिस्टेंस 2a लैम्डा प्लस a लैम्डा प्लस 2a लैम्डा प्लस a लैम्डा, कितना आएगा 6 लैम्डा। बाकी करंट्स का कोएफिशिएंट नेगेटिव आएगा। तो इस पे लूप लॉ लग रहा है, I1 का कोएफिशिएंट क्या आएगा, I1 और लूप लॉ जिस पे लग रहा है उनके बीच में कॉमन रेजिस्टेंस कितना आएगा, a लैम्डा माइनस साइन के साथ। तो ये सारी चीज़ें एक बार रिकॉल कीजिएगा। तो मैं एक एग्जांपल और ले रहा हूँ, टू लूप सर्किट पे। तो यहाँ पे तो टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से EMF जनरेट हुआ था, जनरेट हुआ था। अभी एक इसी पे 3 लूप सर्किट बना के देखते हैं, तो यहाँ पे दोनों इक्वेशन बन जाएंगी। सॉल्व करने के बाद I1 I2 से हम दोनों करंट्स निकाल सकते हैं, तो अब ये देखते हैं। तो दूसरे केस में मैं पूरे वर्क एनर्जी थ्योरम एक बार लगा के दिखाऊंगा ताकि ये शॉर्टकट जिस तरह से लगाया है इसको जो बच्चे भूल चुके हैं एक बार फिर से डिराइव कर सकें। तो यहाँ पे मैं ज़्यादा लिखूंगा नहीं, इस तरह से सर्किट ड्रॉ कर देता हूँ। तो यहाँ पे एग्जाम्पल 5 लेते हैं, एग्जाम्पल 5। देयर इज ए थ्री लूप वायर फ्रेम resistance per unit length
रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ दी हुई है लैम्डा, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ दी हुई है लैम्डा, देयर इज टाइम varying, there is time varying uniform magnetic, there is time varying uniform magnetic field, P is equal to B naught T perpendicular to plane of wire frame. Find current in each branch. Find current in each branch. तो मैं सर्किट यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ. ये 3 लूप सर्किट ले लेते हैं. ये आ गया, ये साइड आ गई E, ये साइड आ गई 2A, ये साइड आ गई 3A और ये साइड आ गई A. मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे B इज इक्वल टू B नॉट T, B इज इक्वल टू B नॉट T है. तो यहाँ पे इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं. तो मैं तीनों लूप में लूप लॉ एक बार पूरा लगा के दिखाऊंगा. डायग्राम इसी को यूज़ करूँगा, इसी को डायग्राम यूज़ करूँगा, नया डायग्राम नहीं ड्रॉ करूँगा इस पे इसका मैं. तो मेरे 3 लूप सर्किट है. तो इतने की रेजिस्टेंस ए लैम्डा, इतने की रेजिस्टेंस ए लैम्डा. तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ है, तो मैग्नेटिक टाइम के साथ वेरी कर रही है. तो इसमें फ्लक्स हर लूप में टाइम के साथ वेरी कर रही है. तो इसमें देखते हैं, अगर लूप ईएमएफ ऐसे आती है तो फ्लक्स बढ़ता, इसमें फ्लक्स बढ़ रहा है तो इसमें लूप ईएमएफ आएगी ऐसे. इसमें अगर लूप ईएमएफ ऐसे आती, अगर ऐसे आती तो फ्लक्स बढ़ता. तो बेटा यहाँ पे फ्लक्स बढ़ रहा है तो लूप ईएमएफ फ्लक्स को कम करेगा. तो लूप ईएमएफ ऐसे आएगी तो बढ़ते हुए फ्लक्स को बढ़ाएगी नहीं. तो यहाँ पे देखते हैं, अगर लूप ईएमएफ ऐसे आएगी, अगर लूप ईएमएफ ऐसे आएगी, इसकी मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ आएगी तो बढ़ते हुए फ्लक्स को कम करेगी. इसका लूप ईएमएफ ऐसे आएगा, इसका भी लूप ईएमएफ ऐसे आएगा, इसका भी लूप ईएमएफ ऐसे आएगा. तो पहले लूप का ईएमएफ हम यहाँ पे लिख देते हैं E1. इसी सेंस में इसका लूप ईएमएफ E2, इसका लूप ईएमएफ E3. तो इसका लूप करंट लेते हैं I1, इसका लूप करंट लेते हैं I2, इसका लूप करंट लेते हैं I3, इसका लूप करंट लेते हैं I3. तो इसका मतलब इतने पूरे सर्किट में मैं इसको यहाँ पे एक बार ड्रॉ कर ही लेता हूँ. नहीं आएगा यहाँ पे. तो इसमें करंट आएगा, I1. तो इस पूरी ब्रांच में करंट आएगा I1. इसमें इधर से करंट I1 आएगा और इधर से आएगा I2. इसमें करंट आएगा I2, इसमें करंट आएगा I2, इसमें ऐसे करंट आएगा I2 और इसकी वजह से आएगा I3. इसमें ऐसे करंट आएगा I3, ऐसे भी आएगा I3, ऐसे भी आएगा I3. तो यहाँ पे ऐसे भी आएगा I1, यहाँ पे ऐसे भी आएगा I1, ऐसे भी आएगा I1. तो E1, E2, E3 की वैल्यूज निकाल लेते हैं. E1 की वैल्यू निकाल लेते हैं d/dt ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स. तो मैग्नेटिक फ्लक्स B नॉट T है. तो इसका एरिया कितना A स्क्वायर, इसका एरिया कितना है A स्क्वायर. तो ये आंसर आ जाएगा B नॉट A स्क्वायर. सेकेंड ईएमएफ हमने पीछे पर कैलकुलेट की हुई है. इसका एरिया आएगा 2B नॉट A स्क्वायर, एरिया आएगा 2A स्क्वायर. तो ये आ जाएगा 2B नॉट इंटू A स्क्वायर. ईएमएफ इन थर्ड लूप, ईएमएफ इन थर्ड लूप. तो थर्ड लूप में कितनी ईएमएफ आएगी, थर्ड लूप में कितनी ईएमएफ आएगी 3 स्क्वायर. एरिया आएगा तो ये कितना आ जाएगा 3B नॉट A स्क्वायर, 3B नॉट A स्क्वायर. तो हम देखते हैं फर्स्ट लूप में लूप लॉ लगाना है. फर्स्ट लूप में वर्क एनर्जी थ्योरम. तो यहाँ पे लिखते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम ऑन फर्स्ट लूप. तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होती है, सिग्मा ऑफ I1 R1 along the whole loop in the direction of current will be equal to loop EMF. तो एक काम करते हैं, इस स्टार्टिंग पॉइंट से चलना शुरू करते हैं. I1 इंटू रेजिस्टेंस प्लस I1 इंटू रेजिस्टेंस प्लस I1 इंटू रेजिस्टेंस प्लस I1.
अगर करंट उल्टी डायरेक्शन में है, करंट अगर हम करंट के अराउंड जा रहे हैं तो I1 R1 पॉजिटिव आएगा, करंट के उल्टे जा रहे हैं तो I1 R1 नेगेटिव आएगा। और जो लूप ईएमएफ है वो ऑल द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो अब करंट की डायरेक्शन वो कर रहे हैं I1 इंटू R1, तो ये आ जाएगा I1 इंटू ए लैम्डा प्लस 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 I1 इंटू ए लैम्डा। यहाँ पे I1 पॉजिटिव है और I2 नेगेटिव है, तो I1 माइनस I2 कर दूं, I1 माइनस I2 इंटू लैम्डा या करूं, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, I1 माइनस I2 इंटू लैम्डा, पर मैं ऐसा लिखूंगा, मैं लिखूंगा प्लस I1 इंटू ए लैम्डा माइनस I2 इंटू ए लैम्डा प्लस I1 इंटू लैम्डा माइनस I2 इंटू ए लैम्डा। तो ये I1 तो आ जाएगा I1 इंटू कंप्लीट लूप रेजिस्टेंस, तो ये आ जाएगा I1 इंटू 4A लैम्डा माइनस I2 इंटू ए लैम्डा विल बी इक्वल टू लूप ईएमएफ E1, ये आ जाएगी पहली इक्वेशन। तो यहाँ पे कर देता हूँ वर्क एजी थ्योरम टू सेकेंड लूप, वर्क एजी थ्योरम टू सेकेंड लूप। तो सेकेंड लूप पे लगाएंगे, मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, पूरा यहाँ से यहाँ तक जाता हूँ, तो I2 इंटू 2A लैम्डा, तो यहाँ पे आएगा I2 इंटू 2A लैम्डा। बेटा पहले I2 पकड़ लेता हूँ, दूसरे करंट्स बाद में ले लूँगा। I2 इंटू 2A लैम्डा, तो सबसे पहले मैं I2 ले लेता हूँ, I2 इंटू ए लैम्डा, I2 इंटू ए लैम्डा प्लस I2 इंटू 2A लैम्डा प्लस I2 इंटू, तो जब मैं I2 की डायरेक्शन में घूम रहा हूँ तो I2 तो पॉजिटिव आएगा, बाकी सारे करंट नेगेटिव आएंगे। I2 इंटू प्लस I2 इंटू ए लैम्डा। अब मैं क्या भूल गया हूँ, मैं तो ऐसे किया हूँ, जब भी ऐसे करके जा रहा था ये I1 भूल गया हूँ, तो इसका कितना आएगा माइनस I1 इंटू ए लैम्डा। तो जब भी मैं ऐसे जा रहा था माइनस I3 इंटू ए लैम्डा माइनस I3 इंटू ए लैम्डा विल बी इक्वल टू लूप ईएमएफ। तो यहाँ पे I2 के सारे कोएफिशिएंट ऐड कर लेता हूँ, I2 के सारे कोएफिशिएंट क्या आएगा, पूरा लूप रेजिस्टेंस। तो पहले तो मुझे I1 लिखना है, तो कितना आएगा माइनस I1 ए लैम्डा प्लस I2 2 प्लस 1 प्लस 2 प्लस ये आ जाएगा 6A लैम्डा माइनस I3 ए लैम्डा विल बी इक्वल टू E2। इसको जरा नोट कर लेते हैं, फिर थर्ड लूप पे देखते हैं, तो यहाँ पे मैं थर्ड लूप पे लगा देता हूँ, तो वर्क एनर्जी थ्योरम टू थर्ड लूप। तो थर्ड लूप पे वर्क एनर्जी थ्योरम लगाते हैं, अब थर्ड लूप पे लगा के देखते हैं, मैं यहाँ से ऐसे करके पूरा चलता हूँ, तो I3 इंटू 3 लैम्डा, I3 की डायरेक्शन में जा रहा हूँ, I3 इंटू ए लैम्डा प्लस I3 इंटू 3 लैम्डा प्लस I3 इंटू ए लैम्डा। अब देखता हूँ यहाँ पे जाते हुए कौन सा करंट छोड़ दिया था, तो मैं ऐसे जा रहा हूँ, I2 ऐसे है, तो माइनस I2 इंटू ए लैम्डा विल बी इक्वल टू लूप ईएमएफ। तो वर्क एनर्जी लगाएंगे, कैसे भी लगा सकते हैं, बट जब इक्वेशन लिखे पहले I1 लिखे, फिर I2 लिखे, फिर I3 लिखे, सबके लिए तो थर्ड पे लग रहा है। तो यहाँ पे देखते हैं, उल्टा करके देखते हैं अभी हम सारी चीज़ें, तो हम ऐसे जा रहे हैं, तो ये आएगा माइनस I2 इंटू ए लैम्डा, वहाँ से भी कर सकते हो, जब पूरा डायग्राम से देख सकते हो। I3 पूरा जा रहे हैं, तो I3 इंटू ए पूरा डिस्टेंस आएगा, तो कितना आएगा 3 प्लस 3 6 प्लस 2 8 प्लस I3 8
ए लैम्डा विल बी इक्वल टू E3। तो I1 I2 I3 अगर तीनों आ जाते हैं, तीन लूप करंट आ जाते हैं, तो तीनों में हमारे ब्रांच करंट्स आ जाएंगे, तीनों में हमारे ब्रांच करंट्स आ जाएंगे। अब एक टू लूप सर्किट्स के बाद दूसरा देखते हैं, एक टू लूप सर्किट्स के बाद दूसरा देखते हैं, इसको जरा नोट कर लीजिए। तो अब एरिया चेंज करने वाला दो लूप सर्किट देखते हैं। अब एक एरिया चेंज करने वाला दो लूप सर्किट देखते हैं। देयर इज ए rectangular जैसे wire frame having 0 resistance per unit length। ये एक रेक्टेंगुलर वायर फ्रेम है, इसकी रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ 0 है। यहाँ पे एक रॉड लगा दिया, यहाँ पे एक रॉड लगा दिया CD, there is a rod CD of resistance R, resistance of CD is equal to R। The rod is moved to right with constant velocity V। There is uniform and constant magnetic field B naught perpendicular to plane of frame। तो यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड B नॉट है, पूरे स्पेस में यूनिफॉर्म एंड कांस्टेंट, यूनिफॉर्म मतलब हर जगह सेम है और टाइम के साथ सेम रह रही है। अब मैं काम करते हैं, यहाँ पे काट के एक रेजिस्टेंस लगाते हैं R1, यहाँ पे काट के एक रेजिस्टेंस लगाते हैं R1 और यहाँ पे काट के एक रेजिस्टेंस लगाते हैं R2, यहाँ पे काट के एक रेजिस्टेंस लगाते हैं R2। तो बाकी वायर का रेजिस्टेंस नहीं है, इस रॉड का रेजिस्टेंस स्मॉलर है, इस रॉड का रेजिस्टेंस स्मॉलर है। फाइंड करंट इन ईच ब्रांच, फाइंड करंट इन ईच ब्रांच। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, ये रॉड है, ये रॉड है, कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है। ये रॉड जब भी ऐसे जा रही है, इस लूप का एरिया बढ़ेगा और उस लूप का एरिया कम होगा। अब टू लूप सर्किट है, तो इसको लूप करने वाले मेथड से करेंगे तो इसका फ्लक्स बढ़ रहा है, इसका फ्लक्स कम हो रहा है, तो इसमें EMF फ्लक्स कम करेगी, इसका EMF फ्लक्स बढ़ाएगी। तो यहाँ पे इसका सॉल्यूशन लिखते हैं, यहाँ पे इसका सॉल्यूशन लिखते हैं। सर्किट को रिड्रॉ करते हैं, यहाँ पे सर्किट को रिड्रॉ करते हैं, यहाँ पे डालते हैं रेजिस्टेंस R1, यहाँ पे डालते हैं रेजिस्टेंस R2। तो ये जो सी रॉड है, ये V वेलोसिटी से मूव कर रही है। तो इसमें देखते हैं लूप EMF कैसे आएगा। फील्ड तो इस तरफ है, फील्ड तो सब में
बाहर की तरफ है, तो इसमें अगर लूप ईएमएफ ऐसे आएगा, अगर इसमें लूप ईएमएफ ऐसे आएगा तो फील्ड ऐसे करेगा, यानी कि फ्लक्स कम करेगा। ध्यान से देखना, मैं जरा उल्टा करके ले लेता हूँ। इसमें अगर लूप ईएमएफ ऐसे आता तो फील्ड को बढ़ाता, इसमें फ्लक्स पहले से बढ़ रहा है तो ये फ्लक्स को और बढ़ाएगा, तो फ्लक्स को और बढ़ाएगा, तो इसका मतलब इसमें लूप ईएमएफ ऐसे नहीं आने वाला, इसमें लूप ईएमएफ आएगा इस तरह से होता। तो फील्ड ऐसे क्रिएट करती, वैसे फील्ड ऐसे है तो फील्ड कम करती, फ्लक्स कम हो रहा है और कम करती, तो इसमें लूप ईएमएफ इस तरह से नहीं आएगा, इसमें लूप ईएमएफ आएगा इस तरह से, इसमें लूप ईएमएफ आएगा इस तरह से E2। अब लूप लॉ लगाना है हमें, हम लूप करंट दोनों में सेमी डायरेक्शन में मार्क करेंगे, लूप करंट सेमी डायरेक्शन में मार्क करेंगे, कैसे भी है। तो लूप लॉ लगाते वक्त मैंने बोलता सब में लूप करंट सेम डायरेक्शन मार्क करनी है, लूप ईएमएफ किसी भी डायरेक्शन में है, लूप ईएमएफ किसी भी डायरेक्शन में है। तो अब देखते हैं इधर से होता, तो फील्ड ऐसे क्रिएट करती, वैसे फील्ड ऐसे है तो फील्ड कम करती, फ्लक्स कम हो रहा है और कम करती, तो इसमें लूप ईएमएफ इस तरह से नहीं आएगा, इसमें लूप ईएमएफ आएगा इस तरह से, इसमें लूप ईएमएफ आएगा इस तरह से E2। अब लूप लॉ लगाना है हमें, हम लूप करंट दोनों में सेमी डायरेक्शन में मार्क करेंगे, लूप करंट सेमी डायरेक्शन में मार्क करेंगे, कैसे भी है। तो लूप लॉ लगाते वक्त मैंने बोलता सब में लूप करंट सेम डायरेक्शन में मार्क करनी है, लूप ईएमएफ किसी भी डायरेक्शन में है, लूप ईएमएफ किसी भी डायरेक्शन में है। तो अब देखते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम टू लूप 1। तो यहाँ पे देखते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम टू लूप 1। तो वर्क एनर्जी थ्योरम लगानी है, अब किस सेंस में घूमोगे, लूप करंट के। तो यहाँ पे लूप करंट में घूमोगे तो बेटा I1 इस पूरे में I1 आएगा, इस पूरे में I1 आएगा, तो इसमें करंट I1 ऐसे आएगा और I2 ऊपर की तरफ आएगा, तो ये I1 और ये I2, तो इस पूरे में I1 है, इसमें I1 नीचे I2 ऊपर, इस पूरे में I2 है, यहाँ पे I2 ऊपर, यहाँ पे I1 नीचे, तो सम ऑफ ऑल द I1 R1। तो करंट की डायरेक्शन में जाना है, अगर लूप ईएमएफ करंट की डायरेक्शन में है तो लूप ईएमएफ को पॉजिटिव लेना है, अगर लूप ईएमएफ करंट के ऑपोजिट है तो उसको माइनस लेना है। तो यहाँ पे आएगा I1 इंटू सम ऑफ ऑल द I1 R1, तो ये कितना आ जाएगा R1 प्लस R, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा R1 प्लस R इंटू I1। तो मैं इस साइड में जा रहा हूँ तो करंट की डायरेक्शन में जाऊँगा, अगर करंट ऑपोजिट आता है तो मैं पूरा एक राउंड ऐसे घूमूंगा, तो ये I1 तो करंट की डायरेक्शन में जा रहा हूँ, I1 तो करंट की डायरेक्शन नहीं है, I1 तो इसकी डायरेक्शन, बट I2 ऑपोजिट है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस I2 इंटू स्मॉल r विल बी इक्वल टू E1, क्योंकि अब लूप करंट की डायरेक्शन में जा रही है, लूप में दूसरी डायरेक्शन में है। तो अब लिखते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम टू लूप 2। आप इस डायरेक्शन में जाओगे, यहाँ से चलना शुरू करो, I2 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 पूरा I1 उल्टी डायरेक्शन में है, तो आ जाएगा माइनस I1 क्योंकि मैं इस सेंस में जा रहा हूँ, मैं क्लॉकवाइज सेंस में जा रहा हूँ, तो I1 आ रहा है उल्टी डायरेक्शन में, तो I1 इंटू दिस रेजिस्टेंस, तो I1 इंटू स्मॉल r प्लस I1 इंटू दिस कंप्लीट रेजिस्टेंस, क्योंकि यहाँ का रेजिस्टेंस 0, यहाँ का रेजिस्टेंस 0, उसको लेने की जरूरत नहीं है, तो I2 इंटू R2 प्लस, तो इस रेजिस्टेंस को कर देते हैं R2, वहाँ पर वो R2 है, यहाँ पे गलती से R1 लिखा गया, तो ये आ जाएगा R प्लस R2 इंटू I2 विल बी इक्वल टू माइनस E2 से। आप लूप करंट ऐसे जा रहे हो, लूप में उसके अगेंस्ट डायरेक्शन में है, तो वर्क डन में नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नेगेटिव आएगा, तो नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस सेंस में है, तो अगर आप ऐसे जाओगे नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वर्क नेगेटिव आएगा, इसलिए वो नेगेटिव लेना है, इसलिए वो नेगेटिव लेना है। तो I1 I2 को सॉल्व करके हम सारी ब्रांच करंट्स निकाल सकते हैं, तो हमें यहाँ पे EMI में लूप लॉ लगाना बहुत अच्छे से आना चाहिए, तो मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ, किसी को डाउट है तो वो वापस उन सर्किट्स में जाए करंट इलेक्ट्रिसिटी में और इसको पूरा ठीक करे।
तो अभी तक हमने देखा है ईएमएफ निकालना यूनिफॉर्म फील्ड की वजह से। अब देखते हैं कि फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है तो क्या होगा, फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है तो क्या होगा। फील्ड यूनिफॉर्म है नॉन यूनिफॉर्म है तो हमें तो फ्लक्स निकालना आना चाहिए। तो फील्ड यूनिफॉर्म है, फ्लक्स का फॉर्मूला बी डॉट ए होता है। फील्ड अगर नॉन यूनिफॉर्म है तो हम इंटीग्रेट करके फ्लक्स निकालेंगे, हम इंटीग्रेट करके फ्लक्स निकालेंगे। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, इसको नोट कर लीजिए, मैं नोट कर देता हूँ। तो अगला क्वेश्चन मैं पूरा लिखूंगा नहीं, मैं एक्सप्लेन करके डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ। यहाँ पे एक इनफाइनाइट वायर है जिसमें करंट जा रहा है आई। यहाँ पे एक इनफाइनाइट वायर है जिसमें करंट जा रहा है आई। अब मैं यहाँ पे एक रेलिंग ड्रॉ करता हूँ, मैं यहाँ पे एक रेलिंग ड्रॉ करता हूँ इस टाइप की, यहाँ पे एक रेलिंग ड्रॉ करता हूँ इस टाइप की, यहाँ पे एक रेलिंग ड्रॉ कर रहा हूँ इस टाइप की। ये एक कंडक्टिंग रेलिंग है, दिस इज फिक्स्ड यू conducting rail, this is fixed U conducting rail। यहाँ पे रॉड डाल देते हैं, यहाँ पे एक रॉड डाल देते हैं CD, यहाँ पे एक रॉड डाल देते हैं CD, यहाँ पे एक रॉड डाल देते हैं। ये डिस्टेंस लेते हैं A और रॉड का यहाँ से डिस्टेंस लेते हैं X। ये कंडक्टिंग रेलिंग है, दिस इज CD, this is CD, its velocity at any time is v, its velocity at any time is v। rod CD is parallel to current carrying wire। Find induced EMF in loop। Find induced EMF loop when velocity of CD is v। तो पिछले क्वेश्चन में मैंने मैग्नेटिक फील्ड दी हुई थी, यहाँ पे मैं मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से है, तो एक ये कंडक्टिंग रेल है यू टाइप की जो फिक्स्ड है, ये रॉड सीडी रखा हुआ है, ये रॉड मूव कर रहा है तो यहाँ पे एरिया बढ़ रहा है, यहाँ पे एरिया बढ़ रहा है। तो फील्ड किसकी वजह से लेनी है, फील्ड इस इनफाइनाइट वायर की वजह से लेनी है। तो ये साइड ये रेक्टेंगुलर है, ये साइड दोनों इसके पैरेलल है, ये दोनों साइड्स इसके परपेंडिकुलर है, ये दोनों साइड्स इसके परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे फील्ड लेंगे करंट कैरिंग वायर की वजह से। तो करंट कैरिंग वायर की वजह से फील्ड कैसे आएगी, ऐसे आएगी। करंट कैरिंग वायर की वजह से फील्ड कैसे आएगी, ऐसे आएगी। तो जैसे जैसे जा रहे हैं फील्ड बढ़ती जाएगी, फील्ड कम होती जाएगी। तो इसमें फ्लक्स निकालना है, तो इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना है। फाइंड इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द लूप। तो यहाँ पे हम सॉल्यूशन देखते हैं, यहाँ पे हम सॉल्यूशन देखते हैं। तो ये तो हो गया करंट कैरिंग वायर, ये तो हो गया करंट कैरिंग वायर, इसमें करंट आ गया आई। तो किसी भी टाइम पे इस लूप में ये रॉड यहाँ तक है, तो एक काम करते हैं, यहाँ से आर डिस्टेंस पे एक छोटा सा स्टेप काटते हैं जिसकी विड्थ है dr। तो इस पूरे में फ्लक्स निकालना है, इस पूरे में फ्लक्स निकालना है। तो इस पे फ्लक्स कितना आएगा, d फाई कितना आएगा b। तो यहाँ से यहाँ तक b नॉन यूनिफॉर्म है, इतने स्ट्रिप में b को यूनिफॉर्म मान सकते हैं। तो d फाई आएगा b
इंटू बी इंटू, तो हमने ये साइड ली थी ए, ये साइड ली थी ए, यहाँ से यहाँ तक ये साइड ली थी ए, ये ली थी एक्स, और इसको ले लेते हैं, इस साइड को ले लेते हैं स्मॉल बी, इस साइड को ले लेते हैं स्मॉल बी, तो ये विड्थ आएगी बी, ये आएगा ए, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस था एक्स, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस था एक्स, उसको हम बाद में देख लेंगे। तो डी फाई कितना आएगा, यहाँ पे बी इंटू एरिया, एरिया कितना आएगा बी डी आर, एरिया कितना आएगा बी डी आर, तो बी की वैल्यू डालते हैं म्यू 0/4 म्यू 0/4 इंटू 2I/r, ये करंट कैरिंग वायर है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है r, तो ये आ गया बी इंटू डी आर। तो इतने में फ्लक्स इतना आएगा, इतने में फ्लक्स इतना आएगा, पूरे लूप में फ्लक्स कितना आएगा, पूरे लूप में फ्लक्स आएगा इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू एक्स, तो आर कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, ए टू एक्स म्यू 0/4 2I/r b डी आर। तो पूरा इंटीग्रेट करते हैं, 1/r की इंटीग्रेशन ln r आएगी, तो ये आ जाएगा, ये पूरा आ जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू म्यू 0/4 2IB ln ऑफ r x टू a, तो ये कितना आ जाएगा ln x/a, ln x माइनस ln a, ln x/a, तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स इतना आ जाएगा, ये मैग्नेटिक फ्लक्स इतना आ जाएगा, तो EMF कितनी आएगी, EMF आएगी डी फाई बाई डी टी, तो हम EMF का मॉड निकाल रहे हैं, तो ln x/a को हमें डिफरेंशिएट करना है, ln x/a को हमें डिफरेंशिएट करना है, तो ln x/a को हम डिफरेंशिएट करेंगे तो आंसर क्या आएगा, तो यहाँ पे देख लेते हैं, ये कितना आएगा ln x माइनस ln a, ln x माइनस ln a, तो इसको डिफरेंशिएट करके हम EMF निकाल सकते हैं, इसको डिफरेंशिएट करके हम EMF निकाल सकते हैं, तो इसको हम डिफरेंशिएट कर देते हैं, इसको हम डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा म्यू 0/4 2I/b, अब इसको पूरा डिफरेंशिएट करते हैं, एल को डिफरेंशिएट करेंगे अंदर जो भी है, तो ये कितना आ जाएगा a/x, फिर जो अंदर डिफरेंशिएट है उसको करेंगे तो आ जाएगा 1/a dx/dt, 1/a dx/dt, ए कटेगा, नहीं तो आप सीधा डिफरेंशिएट कर सकते थे x माइनस ए ln s माइनस ln a, वो तो जीरो हो जाएगा, तो ए ने यहाँ पे कैंसिल हो जाना है, ए ने यहाँ पे कैंसिल हो जाना है, तो EMF की वैल्यू आएगी, पूरा कैलकुलेट करके लिख सकते हैं, EMF की वैल्यू आएगी, आ जाएगी यहाँ पे म्यू 0/4 2I/b, ए कटेगा 1/x इंटू dx/dt, dx/dt कितना हो जाएगा v, dx/dt कितना हो जाएगा v, तो रॉड की अगर वेलोसिटी भी है, EMF इतना आएगा, तो यहाँ पे हमने फेरेडेस लॉ में लिखा था EMF माइनस d/dt है, बिल्कुल सही है, एक्सप्रेशन बिल्कुल सही है, बट यहाँ पे हम EMF का मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, और डायरेक्शन कैसे आएगी बेटा, EMF की अगर डायरेक्शन ऐसे आती है तो यहाँ पे फील्ड ऐसे, वो फील्ड को कम करेगा, फ्लक्स बढ़ रहा है, फ्लक्स को कम करेगा, तो EMF की साइंस ऐसे आनी चाहिए, ऐसे नहीं आनी चाहिए, दैट शुड बी काउंटर क्लॉकवाइज, तो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, यहाँ पे रेलिंग कैसे लगा है, एक बार रेलिंग पैरेलल करके देख लेते हैं, एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, Let's take 8, तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, तो यहाँ पे भी मैं डायग्राम ड्रॉ कर दूंगा, क्वेश्चन कम से कम ही लिखूंगा, यहाँ पे भी व्हाट आई डू इज आई ड्रॉ डायग्राम, तो ध्यान से सुनिएगा,
ये एक करंट कैरिंग वायर है, ये एक करंट कैरिंग वायर है, इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर है। तो यहाँ पे एक फिक्स्ड यू रेलिंग ऐसे है, एक फिक्स्ड यू रेलिंग ऐसे है, यहाँ से यहाँ तक का ये डिस्टेंस है ए और ये डिस्टेंस है बी। तो यहाँ पे एक रेल रखी हुई है, यहाँ पे एक रॉड रखी हुई है सी डी, यहाँ पे एक रॉड रखी हुई है सी डी, इसकी विड्थ भी कितनी आएगी बी, इसकी विड्थ कितनी आएगी बी। तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी है v। तो यहाँ पे रॉड सी डी इज परपेंडिकुलर टू करंट कैरिंग वायर, rod CD of length B is perpendicular to current carrying wire and is moved with constant velocity vs should। तो किसी भी टाइम पे इस डिस्टेंस को अपन x ले लेते हैं, ये है फिक्स्ड यू रेल। तो बेटे फिक्स्ड वायर है, ये फिक्स्ड यू रेल है, ये फिक्स्ड यू रेल है, ये साइड वायर के पैरेलल है, ये भी साइड वायर के पैरेलल है, ये साइड वायर के परपेंडिकुलर है, ये सीधी भी वायर के परपेंडिकुलर है, जिसको कांस्टेंट वेलोसिटी लेके जाया जा रहा है। तो किसी भी टाइम x पे, किसी भी टाइम जब ये विड्थ x है, जब ये विड्थ x है, तो इज मूव विद कांस्टेंट वेलोसिटी v एज शोन। तो ये डिस्टेंस जब भी x है, फाइंड लूप ईएमएफ, फाइंड लूप ईएमएफ एट शोन इंस्टेंट। दर्शाए गए समय पे लूप ईएमएफ निकालिए। इसको दर्शाए गए समय पे लूप ईएमएफ निकालिए। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ पे फ्लक्स बढ़ रहा है, यहाँ पे फ्लक्स बढ़ रहा है। अब ये मैं जो फ्राइडे लॉ लगा क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, ये बुकिश तरीका एकदम। तो इसका ये एक बार लास्ट एग्जांपल लेते हैं कि ईएमएफ जनरेट क्या हो रहा है, फ्लक्स बढ़ रहा है। तो ध्यान रखिएगा, ये हम फैराडे की ट्रीटमेंट पढ़ रहे हैं, बट हम इसकी एक मॉडर्न ट्रीटमेंट भी पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम फैराडे लॉ से निकाल रहे हैं ईएमएफ कैसे आ रहा है, हम ज़्यादा समझ नहीं रहे। ईएमएफ क्या होता है, नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वर्क डन। ईएमएफ क्या होता है, नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वर्क डन। तो नेक्स्ट लेक्चर से हम नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को आइडेंटिफाई करेंगे, ताकि हमें लेंस लॉ लगाने की जरूरत ना पड़े। तो जब ये ईएमएफ के क्वेश्चन ईएमएफ के करेंगे तो हम फैराडेज लॉ नहीं लगाएंगे, फैराडेज लॉ वगैरह नहीं लगाएंगे। तो हम जब भी ईएमएफ देखना है, हम फंडामेंटली देखेंगे एनी रीजन विद नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ सोर्स ऑफ ईएमएफ। तो हम अगला किस तरह से करेंगे, सोर्स ऑफ ईएमएफ आइडेंटिफाई करेंगे और उन्हें इक्विवेलेंट बैटरी से रिप्लेस करना शुरू करेंगे। सोर्स ऑफ ईएमएफ आइडेंटिफाई करेंगे और उन्हें इक्विवेलेंट बैटरी से रिप्लेस करना शुरू करेंगे। तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर से बिल्कुल दूसरा तरीका यूज़ करेंगे, बिल्कुल दूसरा तरीका यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे लूप ईएमएफ एज शोन इंस्टेंट निकालना है। तो यहाँ पे फ्लक्स बढ़ रहा है, तो इसकी फील्ड ऐसे आएगी, इसकी फील्ड ऐसे आएगी। तो ईएमएफ फ्लक्स को कम करने की कोशिश करेगा, तो ईएमएफ इस तरह से आएगा। ईएमएफ विल बी दिस वे, काउंटर क्लॉकवाइज नॉट क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। तो हमें क्या देखना है, फ्लक्स। तो ये आ गई हमारी करंट कैरिंग वायर, ये आ गई हमारी करंट कैरिंग वायर, ये करंट है आई। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ए, यहाँ से यहाँ तक पहली बार यहाँ से ए डिस्टेंस पे, दूसरी बार यहाँ से बी डिस्टेंस पे। तो उस समय पे हम यहाँ पे फ्लक्स निकालते हैं, उस समय पे हम यहाँ पे फ्लक्स निकालते हैं। ये आगे वायर सी डी। तो अपन एक काम करते हैं, यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस लेते हैं आर और ये लेते हैं डी आर। तो फ्लक्स निकालने के लिए इसमें फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है, इसमें फील्ड नॉन यूनिफॉर्म। फ्लक्स का फॉर्मूला बी डॉट है, कब लगेगा, जब फील्ड यूनिफॉर्म है। तो पूरा तो नॉन यूनिफॉर्म है, तो हम इतने स्टेप पे लगा सकते हैं। इतने स्टेप पे डी फाई आएगा बी इंटू एक्स डी आर, बी इंटू एक्स डी आर। यहाँ पे बी कितना आ जाएगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई, म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 आई बाई आर एक्स इंटू डी आर। तो उस समय फ्लक्स निकाल रहे हैं, किसी भी टाइम टी पे फ्लक्स निकाल रहे हैं। तो ध्यान रखना, इस टाइम टी पे ये आर वेरिएबल है, एक्स वेरिएबल नहीं है, एक्स टाइम के साथ चेंज करेगा, एक्स टाइम के साथ चेंज करेगा। तो इस पर फ्लक्स निकालनी है, एक ही टाइम पे निकालनी है, एक ही टाइम पे निकालनी है।
तो यहाँ पे जो फ्लक्स आएगा इसको कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे बेटा, इसको कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे ए टू ए प्लस बी, तो इसको कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे ए टू ए प्लस बी, ए टू ए प्लस बी। तो यहाँ पे जब भी निकालना है फ्लक्स, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे ए टू ए प्लस बी म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 आई बाय आर एक्स इंटू डी आर। तो उस समय पे एक्स तो कॉन्स्टेंट है, एक्स टाइम से आगे चेंज करेगा, उस समय पे तो एक्स कॉन्स्टेंट है, ध्यान रखिएगा इस बात का। तो ये एल एन आर इंटीग्रेशन आएगी 1 बाय की इंटीग्रेशन एल एन आर, तो ये आ जाएगा और यहाँ पे बी लिख लिया म्यू नॉट बाय 4 पाई एक्स इंटू डी आर, ठीक है, ये आ गया म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 आई बाय आर, म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 आई बाय आर, तो ये आ जाएगा म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 आई एक्स एल ऑफ ए प्लस बी बाय ए, एल ऑफ ए प्लस बी बाय ए। तो यहाँ पे EMF का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो अपन क्या करेंगे डी फाइव बाई डी टी। तो यहाँ पे टाइम के साथ क्या वेरी कर रहा है x, तो dx बाई टी करेंगे, dx बाई टी कितना आ जाएगा v, dx बाई टी कितना आ जाएगा v, तो ये आ जाएगा म्यू ज़ीरो, ये आ जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 आई डी एक्स बाई डी टी इंटू एल एन ए प्लस बी बाई ए। तो dx बाई टी को अपन क्या लिख देंगे, तो दिस विल बी इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 आई वी एल एन ऑफ ए प्लस बी बाई ए। तो हमारा EMF इतना आ जाएगा, तो आज का लेक्चर हम ये पे ख़त्म करते हैं। अब अगले में हमें क्या करना है इस बारे में डिस्कस करते हैं। तो फैराडे की कहानी पे वापस जाते हैं। फैराडे के बारे में मैंने काफ़ी डिस्कस किया हुआ है, तो उसका एकेडमिक बैकग्राउंड उसके बारे में सब कुछ डिस्कस किया हुआ है। उसको ज़्यादा पता नहीं था, उसने एक्सपेरिमेंटल काम किया, उसके लिए थ्योरी को देखिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक से हम EMF की डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, तो अभी तक हमने क्या किया, फैराडे लॉ से हम EMF निकाल रहे हैं। सिंपल सा फॉर्मूला, फ्लक्स निकालना देख रखा है हमने। इलेक्ट्रोस्टैटिक से फ्लक्स निकाल रहे हैं, तो मैग्नेटिक फ्लक्स निकालिए, डिफरेंशिएट कीजिए, वो इंड्यूस्ड EMF है। बट यहाँ पे मैं ये नहीं पता चल रहा EMF इंड्यूस हुई क्यों है, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट था। तो नेक्स्ट टाइम से क्या करेंगे, हम यहाँ पे जब भी EMF निकालेंगे तो देखते हैं पूरे चैप्टर की कहानी क्या है। अब लोग EMF निकालिए, उसके बाद करंट निकालिए, कर्च फ्लो लगाइए। तो अब हम क्या करेंगे, जैसे कि टॉर्च है, जब कुछ भी हम काम करते हैं हमें सोर्स ऑफ EMF से मतलब नहीं होता। हम 2 वोल्ट बैटरी एक कंपनी की जगह दूसरी कंपनी में डाल सकते हैं, AC से एलिमेंटर लगा सकते हैं, बैटरी की जगह हम एलिमेंटर यूज़ कर सकते हैं। तो हम एक कंसेप्ट यूज़ करेंगे इक्विवेलेंट सोर्स ऑफ EMF। तो कोई भी एक सोर्स ऑफ EMF को हम इक्विवेलेंट सोर्स ऑफ EMF से रिप्लेस कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, अगली बार से सारे सोर्स ऑफ EMF आइडेंटिफाई करेंगे और उसे एक इक्विवेलेंट सोर्स ऑफ EMF से रिप्लेस करेंगे। इक्विवेलेंट सोर्स ऑफ EMF का मतलब हम बैटरी से रिप्लेस करेंगे। तो जितने भी सोर्स ऑफ EMF है उसे अगर बैटरी से रिप्लेस कर दिया, तो ये सारे चैप्टर के क्वेश्चंस हम किस में कन्वर्ट कर डालेंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी में। तो नेक्स्ट क्लास onwards what we'll do is we'll learn how to identify source of EMF. A source of EMF is nothing but a region in which non-electrostatic forces exist. So what we'll do is we'll try to identify non-electrostatic forces because of which the current actually starts flowing, or because of which the electric field is being maintained, or because of which the potential difference is being maintained. तो हम एक काम करेंगे, एकदम बेसिक्स पे चलेंगे और ये सारे क्वेश्चंस एक बार नए तरीके से दोबारा से करना शुरू करेंगे। तो फ्रॉम नेक्स्ट क्लास onwards what we'll do is we'll start identifying non-electrostatic force. We've already learned how to calculate work done because of them and find EMF. So whenever we find EMF or a source of EMF, the last step will be replacing them by